हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स क्या होती है और टॉर्क क्या लगती है। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आया था पी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा हमारा एंगल था इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो अब हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलिए तो हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा एरिया वेक्टर। पहले हम एरिया वेक्टर समझेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है तो हमें एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक, एरिया वेक्टर समझने के बाद हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें आ गया तो हम समझेंगे गॉस लॉ। बेसिकली हमारा टॉपिक क्या रहता है इस चैप्टर में, हमारे दो टॉपिक रहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के बाद गॉस लॉ समझ में आ जाएगा। फिर गॉस लॉ की तीन एप्लीकेशंस हैं कि अगर कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज हो, या कोई शीट ऑफ पेपर हो इस पे यूनिफॉर्म चार्ज हो, या एक शेल हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो दो टॉपिक रहते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो आज हम देखेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है, देन देखेंगे फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 मीटर है, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। आप बता देंगे सर एरिया हो जाएगा 2 × 2 इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर। मैं कहूँ बेटा सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, इसका एरिया बताइए। आप बता देंगे पाई r स्क्वायर। मैं कहूँ बेटा रेक्टेंगल है, लेंथ l विड्थ b, एरिया बताइए, तो l × b। ठीक है, कितना आसान है। अगर मैं कहूँ कि ये एरिया जो है अब वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। बेसिकली एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर एक वेक्टर है, बहुत ध्यान से देखिए, जो ये एरिया वेक्टर टॉपिक है, देखो क्या है। एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के इक्वल है और डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए फॉर एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉपी है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप की है, ये लेंथ ये विड्थ। मैं कह दूं उसकी लेंथ जो है, सपोज करो इसकी लेंथ दे दी मैंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ दे दी 3 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एल इंटू बी कर दिया ना। अब मैं कहूं इसका एरिया तो निकल गया, एरिया वेक्टर बताओ, ए के ऊपर एरो लगा दिया, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो आप बता देंगे सर ए एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब देखो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर, ठीक है, सरफेस। अब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये रहा सरफेस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रही। मगर आपको कैसे नीचे तो हो सकती है, बिल्कुल सही। इस सरफेस से दो जगह 90 डिग्री बन सकता है, एक तो अपर ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसका मतलब है जो हमारा ये एरिया वेक्टर है इसका डायरेक्शन हो सकता है एक तो नीचे और एक ऊपर की तरफ। अब होता क्या है, बेसिकली डायरेक्शन डिपेंड करता है फिगर्स पे। देखो एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के इक्वल होता है और डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आएगा टॉपिक। चलो अब मैं आपको एक्सिस पे करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो डायरेक्शन है वो दो फिगर्स पे डिपेंड करेगा, 2D फिगर या बोल देते हैं ओपन सरफेस। बेटा साथ साथ को नोट करते रहना। सेकंड 3D फिगर और क्लोज सरफेस। देखिए जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब कैसी फिगर्स हैं, 2D फिगर मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और ये ओपन भी होती है। देखो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं होता।
तो इनको ही 2D फिगर बोला जाता है या बोला जाता है ओपन सरफेस फिगर्स। अब अगर हम बात करें 3D फिगर्स क्या होती हैं, 3D फिगर्स और क्लोज सरफेस फिगर्स, तो जिनके अंदर 3D डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, जैसे कि स्फेयर। स्फेयर क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम है ना, बेसिकली इसकी वॉल्यूम निकाल सको आप, वो क्या है 3D फिगर है। क्यूब 3D फिगर है, क्यूबॉइड 3D फिगर है, सिलेंडर वो भी 3D फिगर है। तो 2D फिगर के लिए डायरेक्शन अलग होगा और 3D फिगर के लिए अलग होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर फिगर 2D होगी तो डायरेक्शन होंगे इसके दो, 2 डायरेक्शंस पॉसिबल। अभी मैं आपको एग्जांपल क्या समझाऊंगा कैसे, है ना, 2 डायरेक्शंस पॉसिबल होंगे। और अगर 3D फिगर होगी तो केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक। और हाँ, दोनों डायरेक्शंस करेक्ट होंगे, ध्यान रखना, बोथ आर करेक्ट। अगर फिगर 2D या ओपन सरफेस होती है तो 2 डायरेक्शंस पॉसिबल होंगे और दोनों के दोनों करेक्ट। और अगर फिगर होती है 3 डायमेंशनल तो केवल एक ही पॉसिबल डायमेंशन होगा, फ्री डायरेक्शन होगा, और वो ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया मैंने एक स्क्वायर, ठीक, जिसकी साइड ए ले ली, ठीक है, कोई वैल्यू ले लो, मैंने ए ले लिया। तो मैंने कहा एरिया वेक्टर निकालो, इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर निकालो। आपको पता है क्या होगा एरिया वेक्टर, एरिया और एन कैप। एन कैप क्या है, इसका डायरेक्शन बताएगा एन कैप, और ए क्या है इसका मैग्नीट्यूड। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, ए स्क्वायर। एन कैप देखो, एन कैप क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। ये स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, ये स्क्वायर जो है एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। अब जो इस पे देखो ऐसे है, ये स्क्वायर जो है इस तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है। अब इस सरफेस के 90 डिग्री एक तो ये होगा और एक इसके पीछे हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल होंगे, एक तो आगे की तरफ, ठीक, और एक पीछे की तरफ। 2 डायरेक्शन पॉसिबल होंगे, एक तो आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। अब देखो ध्यान से देखना, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर आगे की तरफ हुआ तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अगर पीछे की तरफ हुआ तो माइनस के जेड एक्सिस, ठीक है ना। अगर आगे हुआ, देखो 3 डायमेंशन होते हैं ना, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली ऐसे है, देखो ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन और ये रहा हमारा जेड एक्सिस। तो स्क्वायर यहाँ पे है, एक डायरेक्शन तो आगे आएगा, एक डायरेक्शन पीछे जाएगा। अगर आगे आया तो जेड एक्सिस पॉजिटिव होगी, पीछे हुआ तो जेड एक्सिस नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है, अब देखो एन कैप क्या होता है, अब आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट कैप वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप। तो यहाँ पे जेड जेड वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन आ रही है, तो कौन सा कैप ले लेंगे, के कैप, ठीक। मगर केवल पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी पॉसिबल है, तो माइनस के कैप। तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल हैं, एक तो प्लस के कैप और एक माइनस के कैप। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर से वही एक्स वाई, इस बार लेते हैं एक सर्कल, ठीक, हमने सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस आर। अब ध्यान से देखना बेटा, इस बार जो है सर्कल वो एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। मैंने कहा इसका एरिया वेक्टर निकालो, तो एरिया और एन कैप, इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एन कैप कहां पर होगा, देखो एक्स जेड प्लेन में है तो 90 डिग्री, वाई पॉजिटिव वाई में होगा और नेगेटिव वाई में। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा वाई के अलोंग कौन सा होता है, जे कैप, तो प्लस जे कैप और पाई आर स्क्वायर माइनस के जे कैप। तो इस तरीके से जो है हम एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, कर दो रफ। चलिए देखिए,
ये तो हमने कर ली 2D फिगर की बात। अब हम बात करेंगे 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स या क्लोज सरफेस, ठीक है ना। चलो सिलेंडर की बात करते हैं। अभी हम इनके एग्जांपल बाद में देखेंगे ना, मैं आपको सिंपल डायरेक्शन बता रहा हूँ कि सिलेंडर के केस में डायरेक्शन होगा क्या। देखो इस सिलेंडर का सपोज करो रेडियस मान लो आर है, ठीक, रेडियस मान लो इसकी आर है। तो मैं कह रहा हूँ सिलेंडर का एरिया निकालो। तो आपको पता है एरिया तो निकल जाएगा सिंपली। एरिया वेक्टर अगर निकालने के लिए कहा जाए तो एक तो इस सरफेस का एरिया, एक इस सरफेस का एरिया वेक्टर और एक सरफेस का एरिया वेक्टर अलग होगा। तो ध्यान से देखो मैंने आपको, हाँ अगर फिगर 3D है, अगर फिगर 2D है तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड या बैकवर्ड और फ्रंट में, ठीक है। जिस तरीके से फिगर रखी हुई है दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगे और दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। अगर बात करें 3D फिगर की, अगर हम बात करें 3D फिगर की तो ए की डायरेक्शन पॉसिबल होगा नॉर्मली, मगर वो बाहर की तरफ होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये सिलेंडर क्लोज है, तो अगर मैं इस सरफेस का निकालूंगा तो दो पॉसिबल होंगे, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। मगर जो नीचे वाला एरिया वेक्टर है वो तो अंदर चला गया, अंदर वाला इनकरेक्ट है। तो जो ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर वो हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर, मतलब कि इस एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस होती फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर हो जाता ए आई कैप, ठीक है। तो बेसिकली और इसके लिए नीचे की तरफ इसका हो जाता ए माइनस के आई कैप, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है अगर 3D फिगर हो तो डायरेक्शन लेना है केवल आउटवर्ड, ठीक है ना, बाहर की तरफ। एक और ले लेते हैं स्फीयर, ये रहा हमारा स्फीयर, ठीक है, इसकी रेडियस मान लो आर। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, देखो इस सरफेस पे कहीं भी कर लो वो परपेंडिकुलर बैठेगा, ठीक है ना, ऐसे बाहर की तरफ, अंदर मत कर देना। तो कहने का मतलब ये है अगर 2D फिगर हो तो डायरेक्शन दो पॉसिबल हैं एंड बोथ आर करेक्ट, और अगर फिगर 3D हो, अगर फिगर 3D हो तो डायरेक्शन केवल एक ही पॉसिबल है, वो होगा हमारा बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए अब हम करेंगे एरिया वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए एक चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, ठीक है ना। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली। एग्जांपल देता हूं, देखो सपोज करो ये मेरा हैंड जो है सरफेस है, ठीक है, 2D सरफेस है, यहाँ से भी खुला हुआ है यहाँ से भी खुला हुआ है। ये यहाँ से देखो बेसिकली सपोज करो दो फील्ड लाइन गई 90 डिग्री पे इस सरफेस से, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, या मैं आपको शीट बना के दिखाता हूं ना, शीट, देखिए इधर से लाइंस जा रही हैं 90 डिग्री पे, कितनी गई 2, तो फ्लक्स की वैल्यू 2। सपोज करो अब जा रही हैं 3, तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई 3। सपोज करो इस केस में गई
5, तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई 5। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बेसिक। देखो किस तरीके से आपको उसको याद रखना है। एग्जांपल ले लेता, देखो सपोज करो मेरे पे सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के अक्रॉस, इस सरफेस पे 5 लाइन जा रही हैं, 90 डिग्री पे 5 लाइन जा रही हैं इस सरफेस के अक्रॉस, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिंपली 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक, एक सरफेस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फील्ड बनेंगी। भाई हम बात कर रहे हैं फील्ड लाइंस की, फील्ड लाइंस बनती कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड लाइंस किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी जाएंगी, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर 2 गई तो फ्लक्स की वैल्यू 2, 3 गई तो 3, 4 5 गई तो 5, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगी, ध्यान रखना परपेंडिकुलर जाना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए फटाफट, फिर मैं आपको एक समझाऊंगा कंसेप्ट। अच्छा यहां से आपको क्या समझ में आया, देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। भाई एक बात सपोज करो, एक चार्ज है ज्यादा पावर का, एक कम पावर का है, जो ज्यादा पावर का होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो क्या फील्ड लाइन ज्यादा नहीं होंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फील्ड लाइन ज्यादा, और अगर फील्ड लाइन ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। या सपोज करो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एक एरिया है एरा, इसमें 3 लाइन जा रही है, मैंने एरिया बढ़ा दिया, ठीक, कितनी आएंगी, 6। सपोज करो मैंने एरिया डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा जाएंगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा फील्ड लाइंस को एरिया ज्यादा मिलता जाएगा पास करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर एरिया ज्यादा होगा तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी, और अगर फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोबारा सुनो, हमने बात करी है फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस से। तो अगर फील्ड लाइन ज्यादा कब होंगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इसका मतलब है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर एरिया जिसके थ्रू पास हो रहा है वो ज्यादा एरिया हो जाएगा तो फील्ड लाइन भी बढ़ जाएंगी भाई। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, ठीक है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं एक अलग केस की जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे ना जा रही हो, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर दो रफ, पॉज करके कॉपी कर लेना। चलिए बेटा बहुत आराम से बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको, इससे कंसेप्ट मिस ना हो, ठीक। चलिए ये हमारी सरफेस शीट है, ठीक है। अरे बन जा भाई शीट अच्छी सी बन गई। चलो ये है हमारा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये है एंगल थीटा और ये हमारी फील्ड, सॉरी ये हमारा एरिया वेक्टर है, सॉरी बेटा गलती हो गया था, ये हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है, देखो ये रहा सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही नहीं जा रही, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ना जाके ऐसे आ रही हैं, ऐसे। तो ये एक एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री नहीं है, कोई एंगल इसकी वैल्यू है थीटा, 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 75 है, मगर 90 डिग्री नहीं है। देखो ये रहा सरफेस, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, ऐसे तो होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एरिया वेक्टर, मतलब कि ए। ये हो गई हमारी फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई फील्ड लाइंस किसके वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, एक एंगल बना रही है थीटा।
तो एक बात बताओ, अगर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जानते हो ना, पिछली वीडियो में बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर एक एंगल बनाए सरफेस से तो वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है। तो देखो एंगल बन रहा है इस तरफ से, तो इस तरफ जाएगा e cos थीटा और इससे 90 डिग्री पे जाएगा ई साइन थीटा। बेटा कुछ नहीं करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो मैं आपको इस ध्यान बना के दिखाता हूं, ये है हमारा एरिया वेक्टर, ठीक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में कितना एंगल थीटा, तो जिससे एंगल थीटा बन रहा है उधर जाएगा ई कोस थीटा और उससे 90 डिग्री पे जाता है ई साइन थीटा। आपको पता है ना वेक्टर क्वांटिटी जब रिजॉल्व होती है जिधर एंगल बने उधर कोस कंपोनेंट और जिस उससे 90 डिग्री पे साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई कोस थीटा, ये हो गया ई साइन थीटा। अब बताओ एरिया वेक्टर के अलोंग या इस सरफेस के 90 डिग्री पे कौन सा कंपोनेंट है, साफ साफ दिख रहा है ई कोस थीटा, देखो ना ये रहा सरफेस और कौन सा जा रहा है ई कोस थीटा, ई साइन थीटा तो सरफेस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन से फील्ड की वजह से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ई कोस थीटा की वजह से, तो उसका मतलब है फ्लक्स हो गया ई कोस थीटा और एरिया के इक्वल, ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा या फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, यह आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। एक बार लिख देता हूं, और ध्यान रखना थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब ये तो पता होगा ना कोस थीटा हटा के मैंने डॉट कैसे लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट होता है कोस थीटा के इक्वल, कोस थीटा एंगल आता है, और अगर होता है क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है साइन थीटा। भाई याद नहीं है, क्लास 11 में पढ़ा था आप लोगों ने, ए डॉट बी तो आ जाता है ए बी कॉस थीटा, और अगर होता है ए क्रॉस बी तो हो जाता है ए बी साइन थीटा साथ में एन कैप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए बी कोस थीटा तो मैंने कर दिया ए डॉट बी, ठीक है ना। तो अब फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई डॉट ए। बेटा कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट, फिर हम आपको एक क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डन। अच्छा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई डॉट ए सिंपली ई ए कोस थीटा। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर है वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो आप खुद भी निकाल सकते हो इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निकालिए ना, फॉर्मूला क्या है ई डॉट ए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है यूनिट, न्यूटन पर कूलम, और एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ रहा है ना, न्यूटन पर कूलम था इनटू मीटर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डन। चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट, हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, गोस लो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये है हमारा सिलेंडर जिसकी रेडियस है आर, ठीक है। एक काम करते चलो वैल्यू ले लेते हैं ना, वैल्यू ले लेते हैं, या वैल्यू मत लो, सिंपली आर ले लो, ठीक है। और इसकी लेंथ ले लेते हैं एल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इस तरफ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक।
अब इसको मान लेते हैं हमारा फर्स्ट सरफेस, इसको मान लेते हैं सेकंड सरफेस। भाई जानते हो ना सिलेंडर के अंदर दो तो रिंग्स होती हैं, सर्कुलर रिंग्स, ठीक है ना, और एक कर्व सरफेस। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं थर्ड, CSA को। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेसेस 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऑल्सो फाइंड फाई नेट थ्रू दिस सिलेंडर। देखिए ये सिलेंडर है हमारा, जिसकी रेडियस r है और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, और लेंथ दे रखी है L। तो इसके मैंने 3 सरफेस कर दिए, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो इन तीनों सरफेस के थ्रू अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो पूरे के पूरे सिलेंडर के अक्रॉस। भाई अभी भी बताया मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब नेट निकालना होगा बिल्कुल आसान होगा, जो भी आप निकालोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड के थ्रू तीनों को क्या कर देंगे, सीधा सीधा विद देयर साइंस ऐड कर देंगे, तो नेट भी निकल जाएगा। मेन काम है सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, इन तीनों के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मान लेते हैं, ये दे रखी है 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, रेडियस भी ले लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, लेंथ लो या मत लो अभी पता चल जाएगा। चलो लेंथ भी ले लेते हैं, लेंथ की भी कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं 4 या 6 मीटर, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, पहले निकालेंगे फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, ये रहा सरफेस 1। अब आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको पता होना चाहिए E डॉट A, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है 4 है, एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब हमें एंगल भी चाहिए क्योंकि ये E डॉट A है। तो ध्यान से देखो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ आउटवर्ड होगा ना, इस तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वो भी इस तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल हो गया EA cos 0। कितना एंगल हो गया 0 डिग्री। E की वैल्यू कितनी है 4, A की वैल्यू कितनी आ गई पाई r स्क्वायर इंटू 1, 4 इंटू पाई की वैल्यू मत रखो, r कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 4 16 पाई मीटर स्क्वायर। आया समझ में। सिंपल क्या करा, E दे रखा है, A निकाल लिया पाई r स्क्वायर से, और इन दोनों के बीच में देखो एरिया वेक्टर इधर है, ये रहा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों में कितना एंगल हो गया 0 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 4 पाई r स्क्वायर, पाई r की वैल्यू 2, तो ये हमारा हो गया 4 इंटू 4 16 पाई मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं फाई 2 E डॉट A, सेकेंड सरफेस ये है, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जाएगा इधर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों क्या हो गए एंटी पैरेलल, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। E की वैल्यू 4, फिर से वही पाई r स्क्वायर, और 180 हो गया माइनस के 1, तो आपका आ गया माइनस के 16 पाई मीटर स्क्वायर। पहले का आया प्लस 16 पाई मीटर स्क्वायर, अगले का आया माइनस 16 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालेंगे लास्ट फाई 3। अब ध्यान से देखना 0 आएगा फाई 3 कैसे, फॉर्मूला हो गया हमारा E डॉट A, ठीक है ना, EA cos थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इस CSA के लिए, भाई ये रहा सिलेंडर, ये रहा सरफेस CSA, इसके परपेंडिकुलर जाएगा आउटवर्ड की तरफ, तो एरिया वेक्टर जाएगा इधर। आपको कैसे ऊपर भी लिया नीचे ले लो, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बन गया 90 डिग्री, तो EA cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, सो हमारा फ्लक्स आ गया कर्व सरफेस के अक्रॉस 0। समझ में आया ना। तो इसका मतलब है यहां से कंक्लूजन आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री तो पॉजिटिव वैल्यू, 180 डिग्री तो माइनस की वैल्यू नेगेटिव, और अगर 90 डिग्री तो वैल्यू 0, या 270 भी तो वैल्यू 0। डन।
तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका, नेट। फाई नेट निकालो पूरे सिलेंडर के अक्रॉस, कुछ नहीं करना, तीनों को ऐड कर दो, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 की वैल्यू कितनी है 16 पाई और फाई 2 की -16 पाई, ठीक, और फाई 3 की वैल्यू 0। तो 16 पाई माइनस 16 पाई 0 हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 0, ठीक है। अच्छा यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, फ्लक्स की वैल्यू हमारा डबल क्या थी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो समझ में आया, फाई 1 निकल गया, फाई 2 निकल गया, फाई 3 निकल गया। और अगर पूरे सरफेस से निकालना हो, ठीक है ना, पूरे क्लोज सरफेस से, तो सिंपली उनको क्या कर दो, हर सरफेस के को ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 0। इसका मतलब है इस सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम गॉस लॉ और फिर करेंगे उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।